हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है, जानवरों और पौधों के अपने परिवेश से संबंध के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी, नृविज्ञान, वंशावली या फिर इकोलॉजी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसको पारिस्थितिकी बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग जानवरों और पौधों को अपने ही परिवेश के संबंध क्या है इसका अध्ययन करते हैं, उसको पारिस्थितिकी बोलते हैं। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर जो आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में किस नौसैनिक जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ये भी आपका करंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। INS विक्रमादित्य ने, INS कुलिश ने, चक्र ने या फिर विराट ने? इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, INS कुलिश ने। आप लोगों ने क्या सही आंसर गेस किया? इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। चलिए यहाँ पर इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना जहाज जो कुलिश है एक निर्देशित मिसाइल कार्बेट है जो एक बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए सिंगापुर में 4 दिवसीय यात्रा पर है और इसने 77वें स्वतंत्रता दिवस में ये शामिल भी हुआ है। वहाँ के 77वां स्वतंत्रता दिवस। भारत का भी कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? तो भारत का भी 77वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 46 साल हो गए हम लोगों को पूरे भारत को स्वतंत्र हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, आगरा, मथुरा, कानपुर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये जो अधिवेशन हुआ था 1925 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कई कारणों से। आइए इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन कानपुर सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बार किसी भारतीय महिला ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और वो थी कौन? सरोजनी नायडू। आइए फैक्ट देखते हैं। 1925 में उत्तर प्रदेश में यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू को 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। एनी बेसेंट के बाद सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली ये दूसरी महिला बनी थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला, कभी कभी पूछ लेता है प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्षता करने वाली? तो वो सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला कौन थी अध्यक्षता करने वाली? तो वो थी एनी बेसेंट। चलिए क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कूट से हम लोगों को सॉल्व करना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन कौन से हैं? 2 कथन। कार निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। 10 डिग्री चैनल जो है उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह, मतलब 10 डिग्री जो चैनल है उसके उत्तर में आपका अंडमान है और दक्षिण में क्या है? निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ABCD, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है और या फिर न तो 1 न तो 2। इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों का होगा केवल 2 सही है। क्यों? क्योंकि जो 10 डिग्री चैनल है ये तो सच में उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करता है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कार निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है, ये गलत है। आइए इसका फैक्ट भी देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण भाग में ग्रेट निकोबार है जिसका क्षेत्रफल लगभग 910 वर्ग किलोमीटर है। तो कार निकोबार नहीं है, ग्रेट निकोबार है दक्षिणी भाग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूर्वी बंगाल की खाड़ी में लगभग 836 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से 2 समूह हैं 150 किलोमीटर चौड़े 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए गए हैं। जो अंडमान द्वीप है वो उत्तर में और निकोबार द्वीप समूह जो है वो दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये है नवाज शरीफ, अनवरुल हक काकर, शहबाज शरीफ या इमरान खान। तो इमरान खान तो फिलहाल अभी जेल में है, शहबाज को हटाया गया है। सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है, अनवरुल हक काकर। इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं थोड़ा सा फैक्ट। शक्तिशाली सेना के करीबी माने जाने वाले जातीय पुश्तून नेता अनवरुल हक काकर ने
नकदी संकट से जूझ रहे और देश को चलाने और अगले आम चुनाव करवाने तक एक तटस्थ राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए सोमवार को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सप्ताह लॉन्च होने वाली भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर सेट का नाम क्या है? करंट अफेयर से रिलेटेड है और साथ ही साथ ये यूपी करंट से भी रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस जो लंबी दूरी रिवॉल्वर सेट का निर्माण हुआ है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में हो रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निर्भय, अभिनव, प्रबल या फिर विक्रांत। तो ये जो पहली लंबी दूरी है भारत की, इसका सेट का नाम है प्रबल। यहाँ पर 3rd ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। जो ये भारत में निर्मित है पहली लंबी दूरी रिवॉल्वर सेट, इसका नाम प्रबल है। आइए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च होगी। स्वदेशी विनिर्माण और नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जिसको AWEIL भी कहते हैं, सभी भारत की पहली लंबी दूरी रिवॉल्वर प्रबल का अनावरण करने के लिए तैयार है। ये पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग और इसका आंसर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई तरीके से पूछा जा सकता है। हिस्ट्री से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, मथुरा कौन से महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य, सूरसेन, वत्स, अवंती। तो 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि वत्स हो गया, सूरसेन होगा, मगध हो गया, अवंती हो गया, कंबोज हो गया। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर दिया है मथुरा कौन से जनपद की राजधानी थी? तो ये राजधानी थी आपकी 2nd ऑप्शन सूरसेन, जिसको बाद में मगध ने हथिया लिया था, मतलब हासिल कर लिया था, जो भी आप कह सके। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। मथुरा जो है 16 जनपदों में से एक सूरसेन की राजधानी थी, जो 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इसका अस्तित्व था। मेगस्थनीज के समय में मथुरा को भगवान कृष्ण के पूजा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। सूरसेन साम्राज्य को बाद में मगध साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिया था। वत्स की बात करें, जो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोगों के है, तो वत्स की राजधानी 3rd ऑप्शन पर है। इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी और अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, दोनों में से कोई एक सही है, मतलब दोनों सही है, एक सेम नाम है, उज्जैनी या फिर महिष्मती में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानसून की अवधि जो है वो दक्षिण भारत में उत्तर भारत तक घटती जाती है, यानी कि दक्षिण में इसकी अवधि ज़्यादा होती है और उत्तर में ये घटती जाती है। दूसरा दिया है भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यानी कि पूर्व में ज़्यादा और पश्चिम की ओर घटती जाती है। इस तरीके से दिया हुआ है। आपको बताना है दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या दोनों सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों सही हैं और एक या दो दोनों गलत हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल एक, जो यहाँ पर दिया हुआ है पहला, यही दिया गया है। मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको कूट की सहायता से इसको हल करना है। मानसून की जो अवधि है दक्षिण भारत में उत्तर भारत तक घटती जाती है। ये दिया हुआ है दक्षिण से उत्तर की तरफ ये घटती जाती है। और दूसरा दिया है भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम, ये मैदानी इलाकों की बात हो रही है, तो यहाँ पे बोल रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो इसमें से सही क्या है? केवल एक, केवल दो, या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका केवल एक। यहाँ पर पहला ही हम लोगों का कथन जो है वो सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा फारस की खाड़ी को छूती है? बहरीन, ईरान, इराक, कतर, ओमान। ये भी ज्योग्राफी का मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अक्सर जो है सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है फारस की खाड़ी को छूते हुए कौन सी देश है? बहरीन, इराक, ओमान, ईरान और कतर। तो इसमें से कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो आपको बता दें। बहरीन, इराक, ईरान और कतर, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही फारस की सीमा खाड़ी से इसको छूते रहते हैं। लेकिन ओमान जो है इस खाड़ी को नहीं छूता है, इसलिए 5th नहीं होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हम लोगों का राइट होगा। 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अभूतपूर्व कार्य के लिए इसमें से किन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, एक भारतीय हैं और एक विदेशी हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो जॉर्ज लेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजा चेट्टी और माइकल स्प्रिंगर को, या जॉर्ज लेडली और राजा चेट्टी को, माइकल स्प्रिंगर, जॉर्ज लेडली या राजा चेट्टी, जॉन हार्वर्ड। तो इसमें से राजा चेट्टी कई बार रिपीट, 3 बार रिपीट हुआ है, तो राजा चेट्टी तो हैं। सेकंड कौन है? सेकंड है माइकल स्प्रिंगर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है हम लोगों का ये राइट आंसर है। राजा चेट्टी एक अर्थशास्त्री हैं। आइए उनसे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री राजा चेट्टी को आर्थिक गतिशीलता पर उनके काम के लिए और जीव विज्ञानी माइकल स्प्रिंगर को अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व काम के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नक्षत्र उर्सा मेजर को किस नाम से जाना जाता है? ज्योग्राफी का है क्वेश्चन। सप्तऋषि नाम से जानते हैं, अल्फा सेंटोरी, ग्रेट बेयर, स्मॉल बेयर। तो उर्सा मेजर इस में जो ऑप्शन दिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उर्सा मेजर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि, और इसी को विदेशी जितने हैं पाश्चात्य सभ्यता के वो लोग बोलते हैं ग्रेट बेयर। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम ही है, या तो आप सप्तऋषि बोलिए या फिर ग्रेट बेयर। तो फिलहाल इसका जो आंसर था ग्रेट बेयर था, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हम लोगों का सही है। उर्सा मेजर को सप्तऋषि भी बोलते हैं, उर्सा मेजर में सप्तऋषि आता है, लेकिन सप्तऋषि में ही मतलब उर्सा मेजर में ही ग्रेट बेयर और स्मॉल बेयर दोनों आ जाते हैं, और सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है, आप लोग मैप में देख सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A पटेल, K शर्मा, S राजन, R दोराई स्वामी। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में जिसे चुना गया है उसका नाम है R दोराई स्वामी। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हम लोग का राइट होगा। तो प्रबंध निदेशक के रूप में R दोराई स्वामी का नियुक्ति हुआ है। आर दोराईस्वामी भारत के जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में मुंबई में केंद्रीय कार्यालय में कार्यकारी निदेशक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को कैवी वीरता पुरस्कारों के लिए अपनी मंजूरी दी है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 74वीं, 75वीं, 76वीं या फिर 77वीं वीरता पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 76वीं वीरता पुरस्कार। थर्ड ऑप्शन सही है। भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम लोगों को स्वतंत्र हुए 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर। आइए देखते हैं किन किन क्षेत्रों में दिया गया है। 4 यहाँ पर कीर्ति चक्र पुरस्कार दिए गए हैं जो कि मरणोपरांत दिए गए हैं। 11 शौर्य चक्र में से 5 मरणोपरांत हैं। 2 टू सेना पदक है, 52 सेना पदक है, 3 नाव सेना पदक है और 4 वायुसेना पदक यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। भारत प्राकृतिक रबर का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा दिया है ऑप्शन। भारत के रबर उत्पादक राज्य केरल, मेघालय और त्रिपुरा है। आपको बताना है दोनों सही हैं, एक सही है, 2 सही है या फिर दोनों ही गलत है। तो आपको बता दें यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, भारत जो है उपभोक्ता है, इसलिए ये पहला ऑप्शन जो है वो हम लोगों का गलत होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। भारत के रबर उत्पादक राज्य केरल, मेघालय, त्रिपुरा है। तो पारंपरिक रूप से केरल और तमिलनाडु इसका उत्पादक है। मेघालय और त्रिपुरा जो है वो गैर पारंपरिक उत्पादक में से है, लेकिन ये तीनों सही है, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन होगा बी। केवल 2 सही है यहाँ पर। आइए इसका फैक्ट भी देखते हैं। वर्तमान भारत में प्राकृतिक रबर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि ऑप्शन में दूसरा दिया गया था। तो ये 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता के मामले में ये दूसरे नंबर पर बना हुआ है। केरल और तमिलनाडु सहित पारंपरिक उत्पादक राज्यों का उत्पादन 81% है। गैर पारंपरिक रबर उत्पादक क्षेत्र जो है वो पूर्वी राज्य त्रिपुरा, असम, मेघालय है। उड़ीसा और कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है। चलिए देखते हैं, अशोक की कलिंग विजय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से तीसरा शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, 13वां शिलालेख महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रश्न 13वें शिलालेख से है, आंसर आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं। दिया है कलिंग विजय का वर्णन किस लघु शिलालेख में किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा 13वां शिलालेख।
नेक्स्ट देखते हैं नेमार जूनियर, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि वीडियो में अभी तक अगर जो आप बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है गेम से। नेमार जूनियर ने पेरिस सेंट जर्मेन से किस क्लब के लिए अनुबंध किया है? तो नेमार जो कि विख्यात खिलाड़ी हैं आपके फुटबॉल से रिलेटेड, इन्होंने अल हिलाल, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड, इनमें से किसके साथ अनुबंध किया है? तो राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा, अल हिलाल के साथ। किसके साथ? तो अल हिलाल के साथ। आइए फैक्ट भी देखते हैं। ब्राज़ील के ये है फॉरवर्ड नेमार जूनियर, ये पेरिस सेंट जर्मेन से सऊदी अरब के अल हिलाल के लिए ये हस्ताक्षर किए हैं। 31 वर्षीय नेमार ने चोट से जूझ रहे 6 सीज़न में पीएसजी के लिए 173 मैचों में 118 गोल किए हैं और उन्होंने 5 लीग 1 खिताब और 3 जो है वो फ्रेंच कप जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा की जाती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर दीजिएगा क्योंकि इसका जो डिटेल मैंने यहाँ पे दिया है वो उससे आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ये दिया है किस फसल के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है? मूँगफली, सरसों, कुसुम, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। तीनों तेल से रिलेटेड है, मूँगफली का तेल, सरसों का भी तेल निकलता है और कुसुम का भी। तो इसमें से दिया जाता है कि इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 1 और 2 के लिए, 2 और 3 के लिए, 1 और 3 के लिए या 1, 2, 3 इन तीनों के लिए। तो जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा डी ऑप्शन, मूंगफली, सरसों और कुसुम, इन तीनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। आइए इसकी सिफारिश कौन करता है एमएसपी के लिए? तो ये करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये आपका पीसीएस में पूछा भी गया था मिलान वाले में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने का अधिकार किसको है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग को दी है। अब तक CACP ने 23 वस्तुओं पर एमएसपी के लिए सिफारिश करता है। 23 में से क्या है? 7 अनाज हैं जो कि धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, मोती, बाजरा, जौ और रागी हैं। 5 तरीके की दालें आती हैं इसमें एमएसपी के अंतर्गत, चना, रहर, मूंग, उड़द और मसूर। 7 तिलहन है, तो तिलहन में मूंगफली है जो कि ऑप्शन में था, रैप सीड यानी कि सरसों है, सोयाबीन है, सीसम है, तिल का तेल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड है। और 4 वाणिज्यिक फसलें हैं, कौन कौन सी? तो खोपरा है, गन्ना, कपास और कच्चा जूट इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसान अपनी कृषि भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं क्या कहलाती है? ग्रामीण वानिकी, कृषि वानिकी, फार्म वानिकी या सामाजिक वानिकी? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको बता दें कि आप लोगों अगर जो गांव से रिलेटेड है तो आप लोगों को पता होगा कि वन विभाग के द्वारा गाँव में पेड़ वितरित करने के लिए मिलते हैं। तो इसी के से रिलेटेड है कि किसान अपनी कृषि भूमि या अपने आवासीय भूमि, किसी भी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यवसायी उद्देश्यों के लिए अगर जो पेड़ उगाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, इसमें जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, फार्म वानिकी कहलाता है। फार्म वानिकी है क्या? आइए देखते हैं। एक शब्द है जो उस प्रक्रिया पर लागू होता है जिसके तहत किसान अपनी कृषि भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यवसायी उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्म वानिकी। विभिन्न राज्यों के वन विभाग छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे वितरित करते हैं। गैर वाणिज्यिक कृषि वानिकी के तहत पेड़ उगाने के लिए कई भूमि जैसे कि कृषि क्षेत्र हो सकता है, घास के मैदान हो सकते हैं, चारागाह के किनारे हो सकते हैं, घर, गौशालाओं के आसपास की जो भूमि होती है खाली, उनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? अच्छा, गेम से रिलेटेड आता है कि ये कप किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे वॉकर कप से हम लोग देखते हैं किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, फुटबॉल, फेंसिंग या फिर गोल्फ? तो वॉकर कप जो है वो आपके गोल्फ से रिलेटेड है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। वॉकर कप क्यों इसका नाम पड़ा? तो यहाँ पर वॉकर कप 1920 में यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम था जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर, इन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। यहाँ पर पूछा है, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है? वह बेलिस कप, विजडन ट्रॉफी, उबेर या फिर डर्बी कप? तो इसमें आपको बता दें, बैडमिंटन के खेल के लिए जो महिलाओं के लिए है स्पेशल, तो महिलाओं के लिए दिया जाता है उबेर कप। यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है, उबेर कप।
थॉमस कब दिया जाता है पुरुषों को, और ऊबर कब बोलते हैं वो महिलाओं को दिया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।